देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केनों के भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एल्केनों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो उनको आप तीन भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में? तीन भागों में। तो सबसे पहले टाइप की अभिक्रिया जो हेलो एल्केन देते हैं वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरे टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं। और तीसरे टाइप का रिएक्शन होता है वो होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, तो हेलो एल्केनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुणों को आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा विलोपन अभिक्रियाएं और तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, और हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देते हैं। तो आइए पहले इसका मतलब जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा नाभिक स्नेही के बारे में जान लेते हैं। नाभिक स्नेही, देखो नाभिक स्नेही आपको बताया गया था, नाभिक स्नेही की अंग्रेजी होती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है नाभिक स्नेही होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यानी ऐसा परमाणु समूह या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके पास अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, उसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल, और इसे प्रदर्शित करते हैं Nu-। इससे प्रदर्शित करते हैं Nu-। तो जो नाभिक स्नेही होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जितने माइनस चार्ज वाले होते हैं सब नाभिक स्नेही होते हैं, हमने पढ़ा था। तो Cl-, Br-, F-, OH-, Cn-, I-, है ना, NO2-, ये सारे नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं जिनके पास माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उनको आप बोलते हो क्या? नाभिक स्नेही। अब इसी तरह से आपके दूसरे टाइप के भी नाभिक स्नेही थे जिनको हमने बोला था आपका लोन पेयर डोनर, जिनके पास देने के लिए क्या होता है? लोन पेयर, जैसे ROH अल्कोहल, जैसे ROR ईथर, है ना। इस तरह से इनके पास देने के लिए क्या होता है? लोन पेयर। तो ये भी नाभिक स्नेही का काम कर सकते हैं, तो ये होते हैं नाभिक स्नेही। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, एक नाभिक स्नेही हट जाए और उसके स्थान पे कोई दूसरा नाभिक स्नेही आ जाए, इसको बोलोगे आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो हेलो एल्केन होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, उनका सबसे फेमस रिएक्शन यही होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, देखो आपको पता है हेलो एल्केन क्या होते हैं? RX क्या होता है? R के साथ X, इसी को तो हेलो एल्केन बोला जाता है। यानी एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन जोड़ दो, एल्केन का हाइड्रोजन हटा के एल्किल बना दो, और एल्किल के साथ क्या जोड़ दो? हेलोजन। तो इसको तुम बोलते हो हेलो एल्केन। ये है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। अब देखो बेटा, अगर आप इस हेलो एल्केन का रिएक्शन किसी नाभिक स्नेही से करवा दो, नाभिक स्नेही में इनमें से कोई भी ले लेंगे, Cl-, Br-, ये सारे के सारे नाभिक स्नेही हैं, और सारे के सारे नाभिक स्नेही को किससे दिखाते हैं? Nu- से। तो अगर आप किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे करवा दो? Nu- से करवा दो, Nu- से न्यूक्लियोफाइल से करवा दो, तो होगा क्या? यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हो, R और X के बीच में जब एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, R और X में जब बॉन्ड बना तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन,
तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो बताओ R और X में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? X की, हैलोजन की। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन X ले लेगा, तो X पे आ जाएगा माइनस और R पे क्या आ जाएगा प्लस। अब बताओ X पे माइनस आ गया और जिस पे माइनस आ जाए वही तो होता है नाभिक स्नेही। तो इन रिएक्शंस में होता क्या है, ये X जो होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर चला जाता है, तो X माइनस बाहर चला जाएगा और NU माइनस जाके जुड़ जाएगा, यानी एक नाभिक स्नेही हट जाएगा और दूसरा नाभिक स्नेही जाके जुड़ जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो होगा क्या, ये X माइनस हटेगा और NU माइनस जाके R से लग जाएगा, तो बन जाएगा RNU और X इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर चला गया तो X माइनस बाहर हो गया। तो हेलो एल्केनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यही होता है कि एक नाभिक स्नेही हट जाता है, इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाता है और उसके जगह पे कोई दूसरा नाभिक स्नेही जाकर के जुड़ जाता है। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें R और X के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बॉन्ड। क्योंकि R का बॉन्ड जब हैलोजन से बनेगा तो सदैव X ये R के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो X पे नेगेटिव चार्ज और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, डाइपोल डेवलप हो जाएगा। और फिर जब इसका रिएक्शन किसी दूसरे नाभिक स्नेही से होगा तो आपको पता है R पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये NU जाएगा और R को इलेक्ट्रॉन दे देगा और X इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो R और NU के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा और X इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर, एक नाभिक स्नेही अंदर दूसरा नाभिक स्नेही बाहर। तो इसी को बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। समझ गए बात को? अब देखो जो हेलो एल्केन होते हैं वो दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो हेलो एल्केनों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाअणुक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाअणुक अभिक्रिया। अंग्रेजी बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और दूसरे टाइप का जो होता है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वि-अणुक अभिक्रिया। इसको बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, तो हेलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला टाइप होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाअणुक अभिक्रिया और दूसरा होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वि-अणुक अभिक्रिया। अब इनका शॉर्ट नेम भी होता है, देखो। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन का उठा लेंगे S, न्यूक्लियोफिलिक का उठा लेंगे N और यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लगा देंगे 1, SN1 अभिक्रिया। तो ये ऊपर वाले का नाम है SN1 अभिक्रिया और नीचे वाले को बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, SN1 एंड SN2। तो हमें हेलो एल्केनों की SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो ये आपको समझ में आया कि हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है।
पहला टाइप होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा विलोपन और तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहला हम देख रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, एक माइनस वाला बाहर चला जाए, उसके स्थान पर दूसरा माइनस वाला जाके जुड़ जाए, तो उसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और हेलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक SN1 और एक SN2। अब हम लोग बात करने वाले हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में डिटेल में एक एक करके। पहले देखो हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि SN1 और SN2 इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है, और फिर उसके बाद एक एक करके SN1 की डिटेल में बात करेंगे और फिर SN2 की डिटेल में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, SN1 और SN2 इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसको मिटा देते हैं। तो SN1 और SN2 में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो पहले मैं अंतर क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे एक तरफ हम लिखते हैं SN1, दूसरी तरफ SN2। पहले इन दोनों में हम जनरल डिफरेंस देखेंगे, फिर एक एक करके दोनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं RH, ये जो RH होता है ये तीन तरह का होता है। मोनो हेलो एल्केन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे ये देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे R की जगह मैथिल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl। अब बताओ जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा, तो 1 डिग्री है। कितने डिग्री का है? 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन है। दूसरा देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक कार्बन लिखा, इसके साथ यहाँ CH3 जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया और यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दी, यहाँ पे जोड़ दिया Br। अब बताओ जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। तीसरा देखो जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह का ले लिया, एक कार्बन के साथ मैंने 3 मैथिल लगा दिए, 3 मैथिल ग्रुप्स लगा दिए और यहाँ पे लगा दिया I। तो बताओ जिस कार्बन से आयोडीन लगा है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो मोनो हेलो एल्केन तीन तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है, SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है। SN1 अभिक्रिया कौन देता है? SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या केवल 3 डिग्री वाले ही देंगे, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले SN1 अभिक्रिया नहीं देंगे? तो आंसर है देंगे, लेकिन कम देंगे। सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया देना कौन पसंद करेंगे? 3 डिग्री वाले। 3 डिग्री वाला ये वाला एल्किल हैलाइड SN1 देना चाहेगा, ये उससे कम SN1 देना चाहेगा और ये सबसे कम SN1 देना चाहेगा। तो SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों का जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, अभिक्रियाशीलता का क्रम यानी SN1 अभिक्रिया के लिए जो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, अभिक्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। सबसे ज्यादा SN1 देंगे 3 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले और फिर 1 डिग्री वाले। यानी ये आपका ऑर्डर होता है SN1 अभिक्रिया के लिए, सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 की अगर मैं बात करूं तो SN2 में जस्ट उल्टा हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया कौन देगा? 1 डिग्री। SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। तो क्या 1 डिग्री ही देंगे? 2 और 3 डिग्री वाले में देंगे, लेकिन कम देंगे। तो इसके लिए जो अभिक्रियाशीलता का क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? इसके लिए जो अभिक्रियाशीलता का क्रम बनेगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम वो बनेगा आपका 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सबसे ज्यादा SN2 अभिक्रिया देना चाहेगा 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला उससे कम और 3 डिग्री वाला सबसे कम। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर यह है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है इसमें SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे डिटेल में जब SN1 पढ़ेंगे। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का प्रयोग होता है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का प्रयोग होता है ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या होता है ये हम बात करेंगे आगे जब SN1 को डिटेल में देखेंगे। SN2 की अगर मैं बात करूं इसमें क्या लेंगे? इसमें
इसमें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक का प्रयोग होता है। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक का प्रयोग, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद तीसरे डिफरेंस की बात करता हूं तो SN1 अभिक्रिया जो होती है ये 2 चरणों में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में। 2 चरणों में होती है। और ये जो SN2 अभिक्रिया है यह 1 चरण में होती है। 1 चरण में होती है। 1 चरण में। अगला डिफरेंस है, इसमें जो SN1 अभिक्रिया होती है इसमें कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन जानते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन बनता है। और जबकि SN2 जो होता है इसमें क्या बनता है? इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। कार्बोधनायन नहीं बनेगा, संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है। अगला पॉइंट देखो, जो SN1 अभिक्रिया जो होती है, SN1 अभिक्रिया, इसका जो रेट होता है, इसका जो वेग होता है कि रिएक्शन कितनी तेजी से होगा, इसका रेट केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करता है। Rx यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे। यानी ये हम देखेंगे इस पॉइंट को डिटेल में जब SN1 पढ़ेंगे कि इसका जो वेग है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता में परिवर्तन कर देने पे चेंज होता है। इसमें जो है नाभिक स्नेही की सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आएगी बात। तो इसका जो SN2 अभिक्रिया, इसका जो रेट है, इसका जो वेग होता है, इसका जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगले अंतर की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, SN1 अभिक्रिया में इसमें रैसिमिक मिश्रण बनता है। रैसिमिक मिश्रण ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। रैसिमिक मिश्रण बनता है। और जो SN2 अभिक्रिया होती है इसमें क्या बनता है, इसमें प्रतीपन उत्पाद बनता है। प्रतीपन उत्पाद बनता है। प्रतीपन उत्पाद बनता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में। अब एक एक करके हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है। पहले इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे और फिर SN2 अभिक्रिया को एग्जांपल द्वारा समझेंगे। जब मैंने आपको कुछ इन दोनों में जो डिफरेंस है उनके पॉइंट्स लिखवा दिए, अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और पहले SN1 अभिक्रिया को कवर करेंगे और उसके बाद SN2 अभिक्रिया को कवर करेंगे। तो डिफरेंस आप जो है नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग SN1 के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में। क्या बच्चे नहीं होते हैं सर जी। हाँ, तो हम नोट करेंगे ना। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में। SN1 चलिए देखिए SN1 अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो SN1 अभिक्रिया में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था, वही लिखा था कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो कोई 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले लीजिए और उसका रिएक्शन करवा दीजिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के साथ। तो SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमको लेना है 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं लेने वाला हूँ 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जैसे ये बताओ ये कितनी डिग्री का एल्किल हैलाइड है? CH3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है Cl। बताओ ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है? ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है।
अब इसका रिएक्शन जो है अगर आप करवा दें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के साथ, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या होता है आपका, जैसे जल, जैसे मान लीजिए जल क्या होता है, जैसे आप अगर इसका रिएक्शन पानी से करवा दें H2O तो क्या होगा देखो। अब जो जल होता है H2O, इसको बोला जाता है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। देखो यहाँ पे तो पानी एक विलायक है, तो आप जानते हो विलायक मतलब जिसमें कोई चीज घुल जाती है, तो पानी में बहुत सारी चीजें घुल जाएगी। अब इसको ध्रुवीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी में दो प्रकार के आयन होते हैं। पानी जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, पानी के साथ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, ये पानी की संरचना है। अब पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये टूट करके दो प्रकार के आयन बना सकता है, H प्लस और OH। और ऐसा विलायक जो टूट करके दो प्रकार के आयन देता है उसको बोला जाता है ध्रुवीय। और ऐसा विलायक जो H प्लस आयन देता हो, H प्लस आयन, उसको बोलते हैं प्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन दाता। तो H प्लस का एक नाम प्रोटॉन भी होता है। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जो पानी है हमारा, पानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पानी को बोलते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ये प्रोटॉन देता है, पानी जो होता है वो H प्लस आयन देने के कारण कहलाता है प्रोटिक विलायक, और आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसको ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो ये SN1 अभिक्रिया जो होती है 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड देते हैं, तो ये हमने 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया पानी। क्या ले लिया, पानी। अब आपको पता है पानी में दो प्रकार के आयन होंगे, H प्लस और OH। अब SN1 अभिक्रिया में या SN2 अभिक्रिया में दोनों में एक ही काम होने वाला है, एक नाभिक स्नेही बाहर जाएगा और दूसरा नाभिक स्नेही अंदर आएगा। देखो होगा क्या, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो अब आपको पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, तो क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे क्या रहेगा प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, एक माइनस वाला ग्रुप बाहर और दूसरा माइनस वाला ग्रुप अंदर, यानी Cl माइनस बाहर और OH माइनस अंदर, यानी एक नाभिक स्नेही बाहर दूसरा अंदर, इसी को बोलोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया। तो होगा क्या कि आपका Cl बाहर आ जाएगा और OH अंदर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे लग जाएगा OH, और इलेक्ट्रॉन खींच के कौन बाहर चला गया, Cl। तो Cl और H प्लस मिलकर के बन जाएगा HCl। तो ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, इसमें अल्कोहल बनेगा कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन पानी से करवाएंगे तो उसका हैलोजन परमाणु हट जाएगा और उसके स्थान पे OH जाके लग जाएगा। तो आपको पता है जब OH लग जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि, ये रिएक्शन होता कैसे है, और बोर्ड में आपसे इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। मैकेनिज्म पूछा जाएगा कि SN1 अभिक्रिया को क्रियाविधि सही समझाइए, मैकेनिज्म सही समझाइए। तो अभी हमने लिखा था कि SN1 अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। तो इसमें अब होने वाला है स्टेप नंबर 1, और अभी हमने लिखा था कि इसके प्रथम चरण में कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोधनायन। तो स्टेप नंबर 1 में बनने वाला है कार्बोधनायन। तो कार्बोधनायन का निर्माण बनाएंगे, कार्बोधनायन का निर्माण होगा। तो आपको पता है कार्बोधनायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो SN1 अभिक्रिया के पहले चरण में कार्बोधनायन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये जो आपने 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड लिया है इसको लिखेंगे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे पानी से, किससे करवाओगे, पानी से। अब देखो पानी में आपको पता है 2 प्रकार के आयन हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। होगा क्या, पानी का H पॉजिटिव आयन, पानी का H पॉजिटिव आयन यहां से Cl माइनस को खींच लेगा। देखो आपको पता है ये क्लोरीन वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है कार्बन के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ऊपर से एक और फायदा ये मिल रहा है क्लोरीन को, क्योंकि कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एल्किल ग्रुप के पास, ये जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इनके पास होता है प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। तो ये 3 एल्किल जो लगे हुए हैं कार्बन के साथ, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे।
तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो जाएंगे, और तब क्लोरीन आराम से कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, क्योंकि कार्बन के पास बहुत सारे एल्किल ग्रुप, तीन एल्किल जुड़े हुए हैं, और ये एल्किल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। इसलिए अब कार्बन और क्लोरीन के बीच के बने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आंशिक रूप से अपनी ओर खींच लेगा, क्लोरीन पे थोड़ा माइनस आ जाएगा, कार्बन पे थोड़ा प्लस आ जाएगा। अगर क्लोरीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पूरा प्लस आ जाएगा, क्लोरीन पे पूरा माइनस आ जाएगा। अभी क्लोरीन ने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्शियली, आंशिक रूप से खींचे हैं, पूरी तरह से नहीं खींच लिए। अगर पूरी तरह से लेके चला जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड टूट जाने की वजह से क्लोरीन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो अब होगा क्या, हमें क्या करना है, SN1 अभिक्रिया में यही होता है, पहले चरण में कार्बन और हैलोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है, तो ये बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ देना है और क्लोरीन को यहां से भगा देना है। जब तक क्लोरीन यहां से जाएगा नहीं तब तक OH यहां आकर के जुड़ेगा नहीं। SN1 अभिक्रिया की सबसे खास बात यह है, जब तक एक नाभिक स्नेही ये माइनस वाला क्लोरीन यहां से चला नहीं जाएगा तब तक OH माइनस कार्बन से जुड़ने नहीं आएगा। हमें यही तो करवाना है, क्लोरीन को हटाना है और OH को लाके यहां जोड़ देना है। तो ऐसा कब होगा, जब क्लोरीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा और ये जो OH है ये उसके स्थान पे आके तब लगेगा जब क्लोरीन चला जाएगा। अब क्लोरीन वैसे तो जाएगा नहीं, अब क्लोरीन को लालच वाले देना पड़ेगा तो क्लोरीन जाएगा। अब क्लोरीन का ये साथी कार्बन यहाँ पे है, अब क्लोरीन ने भले ही दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं लेकिन कार्बन का साथ छोड़ के वो गया नहीं है, और जब तक क्लोरीन कार्बन का साथ छोड़ के चला नहीं जाएगा तब तक ये OH इसके स्थान पे नहीं आ सकता, तब तक नहीं आ सकता। तो क्लोरीन को यहां से भगाने के लिए ही हमने पानी लिया है, पानी क्या लिया है, पानी। अब होगा क्या, पानी का जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन ये क्या करेगा, यहां से क्लोरीन को खींच लेगा, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, तो पानी का H पॉजिटिव आयन यहां से क्लोरीन को खींच लेगा और क्लोरीन को खींच के ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा। यही पानी का यहाँ पे वर्क है। प्रोटिक विलायक, प्रोटॉन दाता, ये H+ दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो पानी का H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, कार्बन क्लोरीन के बीच के बने हुए बॉन्ड को तोड़ देगा और क्लोरीन को खींच ले जाएगा अपने साथ, कहेगा कार्बन के साथ तुम बहुत दिन तक रह लिए, चलो तुम दिन तक हमारे साथ रहो, और यहाँ से क्लोरीन कार्बन का साथ छोड़ के चला जाएगा और किसके साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव आयन के साथ जो है चला जाएगा और कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे CH3, अब क्लोरीन चला गया इलेक्ट्रॉन खींच के तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, कार्बन पे क्या आ गया, तो कार्बन पे आ गया है प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज यानी कार्बोधनायन, क्या बन गया, कार्बोधनायन बन गया। तो पहले चरण में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, क्लोरीन को लेने कौन आया, H+ आयन, पानी का H+ आयन। अब ये पानी का H+ आयन करेगा क्या, ये क्लोरीन को बुला लेगा और क्लोरीन को खींच करके अपने ही जैसे कई सारे H+ को बुलाएगा और इसको एक पिंजरा बना के कैद कर लेगा, पिंजरा बना के कैद कर लेगा, ताकि क्लोरीन अब चाह कर भी यहां ना जा पाए, चाह कर भी क्लोरीन दोबारा कार्बन से ना जुड़ पाए। अब एक चांस ये भी तो था कि एक बार क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला तो गया, अब पता चला उसको H+ का साथ पसंद नहीं आया, तो दोबारा जाकर के वो कार्बन से जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, दोबारा भी तो जाके जुड़ सकता था, तो क्लोरीन दोबारा जाकर के यहां ना जुड़ पाए, इसलिए पानी के कई सारे H+ आयन इस क्लोरीन को घेर लेंगे और एक पिंजरा बना के कैद कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, डिसॉल्व कर लेंगे इस क्लोरीन को, पानी के बहुत सारे H+ आयन पिंजरा बना के घेर लेंगे ताकि ये क्लोरीन दोबारा इस पे अटैक ना कर पाए। अगर ये क्लोरीन दोबारा यहां जुड़ गया तो मतलब फिर यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हमें क्या करना है, इस क्लोरीन को हटा करके OH लगाना है, OH लगाना है ना, तो होगा क्या, ये क्लोरीन यहां से भागा, क्लोरीन यहां से भागा, अब कार्बोधनायन बन गया। अब इस कार्बोधनायन के ऊपर दूसरे चरण में आराम से पानी का OH- जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, तो पहले चरण में क्या हुआ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटने से कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बोधनायन बन गया। यही SN1 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है इस रिएक्शन का वेग निर्धारक पद RDS,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, यानी ऐसन मानव क्रिया तेजी से होगी कि स्लो होगी, वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, कार्बोधनायन बनने वाले स्टेप पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? तो ये चरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे चरण में तो बड़ा इजी है कि यहां से क्लोरीन आराम से कार्बोधनायन से जाकर के जुड़ जाएगा और अल्कोहल में मिल जाएगा। लेकिन अब इसकी थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री हमें समझनी है। देखो, हमने जब कार्बोधनायन के बारे में आपको बताया था, तो आपको बताया था कार्बोधनायन में कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, और जिस कार्बन पे प्लस होता है वो कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, और तीनों सिंगल बॉन्ड है। और ये आपको पता होगा, जब कोई परमाणु 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर होता है sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2। ये जो आपका कार्बोधनायन है, इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका संकरण है sp2। और sp2 संकरण वाले की जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय समतलीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। ये मैंने कार्बोधनायन में आपको बताया था, त्रिकोणीय समतलीय। तो ये जो कार्बोधनायन मैंने ऐसा बना दिया है, वास्तव में ये कार्बोधनायन ऐसा होता नहीं। इस कार्बोधनायन का असली रूप ये है। असली रूप ये है, इस तरह से तीनों आपके मैथिल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। CH3, यहाँ पे CH3 और कार्बन पे प्लस चार्ज, और ये ऐसे पंखे के 3 ब्लेड की तरह है ऐसे। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज। तो कार्बोधनायन का असली रूप ये वाला होता है, ये वाला। ये तो हमने समझने के लिए ऐसे बना दिया। कार्बोधनायन में कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? sp2 संकरण वाली क्या आकृति? त्रिकोणीय समतलीय। अब ये जो आपका कार्बोधनायन है, ये प्लेनर स्पीशीज है। जैसे मेरा हाथ प्लेनर। अब इस कार्बोधनायन में कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस चार्ज है कार्बन पे, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने आने वाला है पानी का OH-। अब पानी का OH- इस कार्बोधनायन पर 2 तरफ से अटैक कर सकता है। जैसे मेरे इस हाथ को कार्बोधनायन अगर मान लो, तो मेरा हाथ जो है एक प्लेनर स्पीशीज है, तो होगा क्या? इस पर ये कार्बोधनायन है मान लीजिए, तो इस पर OH- का अटैक या तो ऊपर से हो सकता है या तो नीचे से। तो ये जो कार्बोधनायन बना है, जब इससे दूसरे चरण में जुड़ने के लिए OH- आएगा, तो या तो इस कार्बोधनायन पर ऊपर से आके जुड़ जाएगा, या तो नीचे से आके जुड़ जाएगा। 2 तरह से अटैक करेगा। तो बहुत सारे OH- आयन या तो ऊपर से अटैक कर देंगे या तो नीचे से अटैक कर देंगे, और 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। कितने तरह का बनता हुआ नजर आएगा? तो अब होगा स्टेप नंबर 2। तो पहले स्टेप में कार्बोधनायन बन गया, अब होगा स्टेप नंबर 2। कार्बोधनायन के ऊपर किसका आक्रमण होगा? OH- का आक्रमण। ये जो कार्बोधनायन बना है, अब इससे जुड़ने आएगा पानी का OH-। तो स्टेप नंबर 2, कार्बोधनायन पर OH- का आक्रमण। OH- का आक्रमण। देखो, तो कार्बोधनायन का असली रूप ये है कि ये है वो वाला है, तो हम वो वाला रूप बनाने वाले हैं। तो ये हमने बनाया इसका ये वाला रूप। यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा? OH-। कौन आएगा? OH-। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, अब ये जो OH- है, ये कार्बोधनायन के ऊपर या तो ऊपर से अटैक कर देगा और या तो नीचे से अटैक कर देगा। 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। एक आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, एक बार यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे CH3। एक प्रोडक्ट ये है और दूसरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका कौन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और OH ने नीचे से अटैक मारा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH। ये तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में, बात को ध्यान से सुना, अगर मैं इस रिएक्शन में कायरल कार्बन का प्रयोग करूं, कायरल कार्बन क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे ऐसा एल्किल हैलाइड ले लेता जिसमें कार्बन के साथ एक जगह हाइड्रोजन जुड़ी होती, एक जगह CH3 जुड़ा होता, एक जगह रिंग जुड़ी होती, एक जगह बेंजीन रिंग जुड़ी होती, और एक जगह हैलोजन जुड़ा होता। अरे ये भी तो एक हेलो एल्केन है। अब बताओ, इसमें ये जो मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, इसमें ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा है, इसके चारों बॉन्ड अलग अलग तरह के हैं कि नहीं? बताओ,
इसके एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ी है, दूसरे बॉन्ड से CH3 जुड़ा है, तीसरे बॉन्ड से रिंग जुड़ी है, चौथे बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ा है। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों हाथ, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। तो जब आप SN1 अभिक्रिया में कायरल कार्बन का प्रयोग कर लोगे, मान लो ये वाला एल्केन हैलाइड अगर मैंने यहां लिया होता, तो होता क्या कि जब दूसरे स्टेप में OH नेगेटिव अटैक करता, तो एक बार ऊपर से अटैक कर देता, एक बार नीचे से, तब वहां पे दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता। एक को बोलते हम धारण और एक को बोलते प्रदीपन। तो यहाँ पे समझने के लिए मान लिया ये ऊपर वाले OH नेगेटिव अगर ऊपर से अटैक करेगा, तो ये जो बनेगा इसको बोल देंगे धारण, धारण, और दूसरे वाले को हम बोल देंगे इसको प्रदीपन, प्रदीपन। ये इसका मतलब क्या है? देखो, धारण को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिस रास्ते से क्लोरीन भागा है, इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है, अगर उसी रास्ते से OH नेगेटिव आकर के जुड़ जाए तो वही रूप धारण कर लेगा ये अणु। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट को बोलेंगे धारण। जिस रास्ते से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागा, उसी रास्ते से OH आकर के जुड़ गया, तो ऐसे उत्पाद को बोलोगे धारण। अब जिधर से क्लोरीन भागा, OH उसके उल्टी दिशा से आकर के कार्बोधनायन में अगर जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे प्रदीपन। क्योंकि प्रदीपन शब्द बना है प्रतीप से, और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा। तो उल्टे डायरेक्शन से, जिस रास्ते से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया, उसके उल्टे रास्ते से अगर OH माइनस जाके कार्बन से जुड़ेगा, तब जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रदीपन। तो SN1 अभिक्रिया में धारण भी बनता है और प्रदीपन भी बनता है। दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, और इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिश्रण, रैसिमिक मिश्रण। अभी मैंने एक पॉइंट लिखाया था ना आपको SN1 में, रैसिमिक मिश्रण यही होता है। तो SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री का एल्केन हैलाइड देना पसंद करेगा। तो ये हमने लिया 3 डिग्री का एल्केन हैलाइड, और इसमें प्रयोग करोगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, जैसे जल का प्रयोग। तो ये जल है, तो होगा क्या? ये रिएक्शन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। कौन तोड़ेगा? पानी का H पॉजिटिव। पानी का H पॉजिटिव आयन क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा पानी के H+ के साथ। और होगा क्या? फिर पानी के H+ आयन क्लोरीन को घेर के बंद कर लेंगे, ताकि क्लोरीन दोबारा अटैक ना कर पाए। और ये क्लोरीन के चले जाने से कार्बन पे प्लस आ जाएगा, कार्बोधनायन। क्या बन जाएगा? कार्बोधनायन। अब ये कार्बोधनायन जो होता है, sp2 संकरण होता है इसमें कार्बन पे, त्रिकोणीय समतलीय होता है, कार्बोधनायन का असली रूप ये होता है। अब इस कार्बोधनायन में दूसरे चरण में OH माइनस का अटैक हो जाएगा, और OH माइनस दो तरीके से कार्बोधनायन पर अटैक करेगा, या तो ऊपर से या तो नीचे। और दो प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, एक धारण और एक प्रदीपन। एक धारण और एक प्रदीपन बन जाएगा। अब इसमें भी अगर और डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो अगर मैं कायरल कार्बन ले लूंगा, कायरल कार्बन ले लूंगा, तो वहां पे OH नेगेटिव जब अटैक मारेगा, तो एक बार सामने से अटैक करेगा, एक बार पीछे से। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस यौगिक की जो उत्पाद बन के आएगा, उसका प्रकाश घूर्णन चेक करेंगे, और फिर एक धारण होगा, एक प्रदीपन होगा। तब आप बता पाओगे कौन सा धारण है, कौन सा प्रदीपन है। तो अभी आपके लिए इतना ही इनफ है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम लोग आगे किसी क्लास में करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रिएक्शन का जो वेग है, आपने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में, कि हर एक अभिक्रिया का एक वेग होता है। तो इस रिएक्शन के भी होने की कोई स्पीड होगी, वेग होगा। अब ये रिएक्शन धीरे धीरे होगा कि फास्ट होगा, वो इसके पहले चरण पे डिपेंड करेगा। मैंने लिख दिया, इसका जो पहला चरण है कार्बोधनायन का निर्माण, इसी में जो टाइम लगने वाला है वही लगेगा। बताओ, अभिक्रिया का वेग उसी स्टेप पर जो डिपेंड करेगा जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम अपने घर से निकले और तुमको गोंडा जाना है, गोंडा जाना है। अब रास्ते में तुमको एक जगह जाम मिल गया, जाम मिल गया, मान लीजिए आपको बेलसर बाजार में जाम मिल गया। अब आप गोंडा कितनी जल्दी पहुंचोगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम जाम कितनी जल्दी पार करके जाओगे। यह बात तो डिपेंड करेगी तुम घर से कितनी तेज मोटरसाइकिल खींच के गए हो, उससे तो मतलब नहीं। वहां पे तो आपका वेग एकदम फुल था, जितना तुम चल पाए चले। तो आप गोंडा कितनी देर में पहुंचोगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने जहां पे जाम लगा हुआ था, जहां पे तुमको जो है स्लो चलना था, वहां तुम कितनी तेज निकले। यानी कभी भी जो रेट होता है वो स्लो वाले स्टेप पे डिपेंड करता है। तो SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में। पहले चरण में कार्बोधनायन बनेगा, और कार्बोधनायन बनने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये जो पद है कार्बोधनायन का निर्माण, ये इसका वेग निर्धारक पद है।
यानी ये इसका जो रेट है वो इस पद पे डिपेंड करेगा। एक बार जब कार्बोधनायन बन जाएगा तो उस कार्बोधनायन के ऊपर OH माइनस का अटैक बड़ी तेजी से हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये फास्ट है, फास्ट बहुत तेजी से होगा। और ये RDS जो इसका वेग निर्धारक पद है कैसा है, स्लो। और जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा चरणों में होता है तो उसका जो स्लो स्टेप होता है अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। तो इसका वेग निर्धारक पद कौन सा है, पहला कि दूसरा? पहला वाला, कार्बोधनायन का निर्माण। अब इसीलिए देखो इसके वेग निर्धारक पद में यानी इसका रेट जो होता है, इसका जो रेट है SN1 का, वो केवल और केवल इस एल्किल हैलाइड के अणु पर निर्भर कर रहा है। क्या पहले चरण में OH माइनस की एंट्री कहीं हुई है? क्या पहले चरण में OH माइनस कहीं आया? नहीं आया, नाभिक में ही नहीं आया। तो इसका जो वेग है, इस रिएक्शन का जो रेट है, वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। और इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम है SN1। 1 का मतलब यहाँ पे है ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 लगाया गया है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड पे, नाभिक स्नेही पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है रिएक्शन करवाने के लिए जब आप इन दोनों को लोगे, एक ये आपका RX लोगे इलेक्ट्रोलाइट, आपका ये एल्किल हैलाइड, और दूसरा जल लोगे, तो इस रिएक्शन का रेट पानी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पानी ही तो OH माइनस दे रहा है। तो इसका जो रेट है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड को कम ज्यादा कर देने पे प्रभावित हो जाएगा। पानी की मात्रा इसके वेग को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में केवल और केवल कौन भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड अणु भाग ले रहा है। इसके दूसरे स्टेप में OH माइनस अटैक मार रहा है, तो वेग निर्धारक पद में केवल RX भाग ले रही, इसीलिए इसको बोलते हैं SN1। क्या बोलेंगे? तो ये आपका जो है SN1 अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे SN2 अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोग इसको SN1 अभिक्रिया को नोट करो। तो SN1 अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करने वाले हैं SN2 अभिक्रिया के बारे में। तो ये देखते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2। तो देखो SN2 अभिक्रिया जो होती है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 और 3 डिग्री वाले नहीं देंगे, लेकिन ज्यादा कौन देगा, 1 डिग्री। तो आइए हम लोग एक 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड लेते हैं। तो ये बताओ कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड है? कार्बन के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन लगाए और 1 लगा दिया क्लोरीन। बताओ ये कौन है, मैथिल क्लोराइड। 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है वो कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा, ये 1 डिग्री। कितने डिग्री? अब इसका रिएक्शन जैसे SN2 में आप लेते थे पानी, SN2 में आप क्या लेते थे, पानी। पानी था ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। यहाँ पे हम लेने वाले हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। जैसे इसमें 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड लेकर के हम रिएक्शन करवाने वाले हैं KOH के साथ। KOH क्या होता है, क्षार है, क्षार। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एरो के ऊपर हमें, जैसे वहां पे हमने लिया था ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, यहाँ पे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेने वाले हैं। या तो लोगे DMF या तो लेने वाले DMSO। ये दो क्या होते हैं भाई, ये दोनों होते हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। यानी ये इनमें पोलैरिटी तो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो होंगे, बट ये प्रोटॉन नहीं देते। DMF को बोलते हैं डाई मिथाइल फ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको, डाई मिथाइल फ्यूरान। और इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, DMSO को डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल फ्यूरान या डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इन दोनों में से किसी एक विलायक का प्रयोग कर लोगे। यानी तीर के ऊपर आप लिख दोगे या तो DMF लेना है और या तो क्या लेना है, DMS। होगा क्या, वही होने वाला है जो SN1 में हुआ था। क्लोरीन भागेगा इलेक्ट्रॉन लेके और OH अंदर चला जाएगा, क्लोरीन बाहर और OH अंदर, बस यही होगा। और इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि होगा कैसे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन,
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा और OH माइनस जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। एक माइनस वाला बाहर, दूसरा माइनस वाला अंदर, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और क्या बन जाएगा, ये Cl निकला और यहाँ K के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, KCl। क्या बन जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। आइए आगे बात करते हैं। देखो अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, SN1 अभिक्रिया में तुम लेते थे पानी का प्रयोग हमने किया था। पानी में थे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे आपने लिया है KOH। क्या लिया है, KOH। क्या होता है, KOH एक क्षार है, क्षार। और आपको पता है क्षार का काम होता है OH माइनस आयन देना। कौन सा आयन देना, OH माइनस आयन देना। तो ये जो KOH है, ये DMF या DMSO के कांटेक्ट में जब आएगा, ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लिया है, जब ये DMF और DMSO के कांटेक्ट में आएगा तो टूट करके दो तरह के आयन बनाएगा। एक बनाएगा K पॉजिटिव आयन और दूसरा बनाएगा OH नेगेटिव आयन। एक K पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब ध्यान से देखो, ये भी OH नेगेटिव दे रहा है और पानी भी OH नेगेटिव देता था। दोनों में क्या अंतर है, देखो KOH है और मेरे पास पानी है। KOH देगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव, पानी भी तो देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये देखो, अब दोनों के OH माइनस में अंतर है। क्या अंतर है, KOH का OH माइनस, KOH का OH माइनस है प्रबल नाभिक स्नेही। कैसा नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ से क्लोरीन को हटा करके खुद इसको जुड़ना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि कार्बन के साथ लगे हुए हैं तीन आपके हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। अब आपको पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिए, तो क्लोरीन पे माइनस आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया। बताओ इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसे है, कार्बन को। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये जो आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। SN1 में क्या होता था कि जब क्लोरीन पूरी तरह से चला जाता था इलेक्ट्रॉन खींच के, तब OH आता था अटैक करने। यही तो था, दो चरण में हो रहा था। पहले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट गया था और क्लोरीन को पानी के H+ ने घेर लिया था, कार्बोधनायन बना था। और फिर उस कार्बोधनायन पर दूसरे चरण में OH माइनस गया था अटैक करने। लेकिन ये जो आपने KOH लिया है, इसका OH माइनस प्रबल नाभिक स्नेही है। ये क्या करेगा, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, क्लोरीन पे माइनस कार्बन पे प्लस, तो बिना क्लोरीन के गए ही ये आ जाएगा पीछे से अटैक करने कार्बन पे, और ये OH माइनस आएगा और पीछे से आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, पीछे से जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। तो SN2 में क्या होगा, एक तरफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, कार्बन पे प्लस आना चाहेगा, कार्बन पे प्लस आने से पहले ही OH माइनस पीछे से जाके अटैक कर देगा। यानी बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ। एक तरफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और पीछे से कार्बन और OH बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। और इसको ऐसे दिखाओ, क्या हो रहा है, कार्बन के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब आपको पता है ये है OH माइनस। अब ये OH माइनस आया और OH और कार्बन के बीच में यहाँ पे धीरे धीरे पीछे से एक नया बॉन्ड बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा। ये अब देखो, अब मुझे देख के बताओ, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो SN2 अभिक्रिया की खासियत होती है बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि KOH का OH माइनस प्रबल नाभिक स्नेही है। ये क्लोरीन से डरता नहीं, क्लोरीन के रहते हुए ही ये कार्बन से जुड़ने आ जाएगा, लेकिन बैक साइड से आएगा। कहां से आएगा, सामने से अटैक करने की इसकी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सामने से अटैक करने जाएगा तो क्लोरीन 3 लोन पेयर लेके घूम रहा है, रिपल्शन हो जाएगा और क्लोरीन इसको धक्का मारेगा, दूर जाके गिरेगा। ये तो क्या हो जाएगा, पीछे से अटैक करेगा ताकि रिपल्शन ना हो। तो ये बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ। एक तरफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा
और दूसरी ओर बैक साइड से OH नेगेटिव अटैक करेगा और OH बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा और इसी का नाम है संक्रमण अवस्था। क्या नाम है? बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ हो रहा है ना, और इसी को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। और ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, ये मिली सेकंड से भी कम समय के लिए बनेगी। और अब क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बनेगा? क्लोरीन टूटेगा और ये क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के निकल जाएगा और OH तुरंत आके जुड़ जाएगा। दोनों काम एक साथ, बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों एक साथ होगा। जबकि SN1 में क्या हुआ था, पहले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा था, कार्बन पे प्लस आ गया था, कार्बोधनायन बन गया था, फिर आराम से दूसरे चरण में OH नेगेटिव का अटैक हुआ था। जबकि यहाँ बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ होगा और संक्रमण अवस्था बनती हुई नजर आएगी। और ये संक्रमण अवस्था आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, यानी ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा। तो क्लोरीन को लेने कौन आएगा? K+ और Cl मिलके क्या बन जाएगा? KCl। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब ये OH- बैक साइड अटैक करेगा तो ये कार्बन पलट जाएगा, अपने तीनों हाइड्रोजन लेके इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलोगे प्रतिपन। क्या बोलोगे? तो सदैव जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें इन्वर्जन यानी प्रतिपन उत्पाद बनता है। जब पीछे से ये OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये कार्बन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा और इसके तीनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और OH पीछे से जाके कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। कार्बन के तीनों हाइड्रोजन इधर बाहर आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और पीछे से कौन जाके जुड़ेगा? OH। ये है फाइनल SN2 का प्रोडक्ट, जो ये एक अल्कोहल है। तो देखा आपने, SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देना पसंद करते हैं और ये रिएक्शन एक ही चरण में हो जाता है। इसमें प्रबल क्षार जैसे KOH या NaOH का प्रयोग करते हैं और साथ में कोई ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक का प्रयोग करते हैं जैसे DMF या DMSO। और सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जो है आपका एक तरफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होता है और पीछे से क्षार का OH नेगेटिव जाके अटैक कर देता है, बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों एक ही चरण में हो जाते हैं, संक्रमण अवस्था बनती है और फिर वो संक्रमण अवस्था प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? अब ये एक ही चरण में हो रहा है, इसके वेग निर्धारक पद में दोनों अणु भाग लेंगे। देखो इसमें RX भी आ रहा है और OH- भी आ रहा है, एक ही चरण में दोनों आ गए, नहीं आ गए? अरे यही दोनों तो रिएक्शन कर रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड और इससे निकलेगा OH- नाभिक नहीं। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों अणुओं पे डिपेंड करेगा, RX पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही पे भी डिपेंड करेगा। तो दो अणुओं पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए नाम है SN2 मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका वेग दो अणुओं की सांद्रता पे डिपेंड करता है, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और जो इससे पिछली वाली SN1 थी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। बात समझ में आई? तो ये आपका है SN2। तो बताओ SN1 एंड SN2 दोनों बढ़िया से क्लियर हुआ? इसमें बना है जो उत्पाद बना इसको बोलोगे प्रतिपन, और वहां पे प्रतिपन और धारण दोनों बनते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन के ऊपर OH नेगेटिव दो तरह से अटैक कर रहा था, जबकि यहाँ पे कार्बोधनायन बना ही नहीं। क्या कार्बोधनायन बना? यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के भागा पीछे से OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया। अगर बनाना भी चाहते आप, क्लोरीन को अगर निकाल देते तो कार्बन में प्लस आता तो 1 डिग्री वाला बनता, और 1 डिग्री कार्बोधनायन बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, 1 डिग्री वाला बनता ही नहीं, इसीलिए नहीं बना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 3 डिग्री वाले SN2 क्यों नहीं देना चाहते? बताओ, जब तुम एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कर दोगे तो इस तरह से मामला हो जाएगा, कार्बन के पास 3 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ मैथिल आ जाएगा, यहाँ मैथिल आ जाएगा, यहाँ मैथिल आ जाएगा, यहाँ मैथिल आ जाएगा और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl। तो जब कार्बन के पास 3 मैथिल ग्रुप आ जाएंगे बड़े बड़े, तो आपको पता है SN2 अभिक्रिया के लिए एक ही चरण में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी टूटेगा और पीछे से OH नेगेटिव भी अटैक करेगा। तो जब कार्बन के पास 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप आकर के जुड़े होंगे तो अब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अब पीछे से ये OH- कार्बन तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन पर बड़े बड़े ग्रुप लग गए, कार्बन को ये घेर लेंगे 3 बड़े बड़े मैथिल। अब ये OH नेगेटिव कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा,
पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाने की वजह से अब SN2 नहीं हो पाएगा। तो SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड की क्यों देते हैं, बात समझ में आई? क्योंकि जब कार्बन के साथ छोटे छोटे ग्रुप लगे होते हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो OH नेगेटिव आयन का अटैक आसानी से पीछे से कार्बन पर हो जाता है। और जबकि जब कार्बन के साथ 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स लगे रहेंगे तो बैक साइड अटैक जो है हो ही नहीं पाएगा। अब OH नेगेटिव कार्बन तक जा ही नहीं पाएगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, तो SN2 नहीं हो पाएगा। यानी इसका जो रेट होता है, SN2 का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, कार्बन के चारों तरफ बड़े बड़े ग्रुप। तो बताओ कार्बन के साथ अगर बड़े बड़े एल्किल ग्रुप लगा देंगे तो क्या SN2 होगा? नहीं होगा। तब SN1 हो जाएगा। तब क्लोरीन भागेगा, तब कार्बन से प्लस आएगा, तब या तो ऊपर से अटैक करेगा या तो नीचे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? तो SN2 अभिक्रिया केवल और केवल 1 डिग्री वाले ज्यादा देना चाहते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड SN2 नहीं देना चाहेंगे क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो SN2 का जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस से। यानी कार्बन के साथ जितने छोटे छोटे ग्रुप उतना ज्यादा SN2 देना चाहिए और जितने बड़े बड़े ग्रुप उतना ज्यादा वो SN1 देना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये SN1 एंड SN2 ये हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम SN1 और SN2 रिएक्शंस को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो है समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग SN2।